अध्याय 10। ट्यूब से एक भयानक गिरावट। मुझे लगता है कि पॉलीक्रोम और शायद रानी एन और उसकी सेना रगगेडो के मुख्य जादूगर के जादू को दूर करने में सक्षम हो सकती थी अगर उन्हें पता होता कि उनके रास्ते में खतरा है। क्योंकि रेनबो की बेटी एक परी थी और चुनकी उगाबू वो उसकी भूमि का एक हिस्सा है, इसलिए इसके निवासियों को नोम राजा के आदेश के अनुसार ऐसे सामान्य जादू से आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन रगगेडो की गुफा में प्रवेश करने के बाद तक किसी को भी किसी विशेष खतरे का संदेह नहीं था, और इसलिए वे काफी संतुष्ट तरीके से यात्रा कर रहे थे जब टिकटॉक, जो आगे मार्च कर रहा था, अचानक गायब हो गया। अधिकारियों ने सोचा कि वह शायद किसी मोड़ पर मुड़ गया होगा, इसलिए वे अपने रास्ते पर चलते रहे और वे सभी एक के बाद एक गायब हो गए। रानी एन को ये देखकर आश्चर्य हुआ और कारण जानने के लिए आगे बढ़ने में वह भी आंखों से ओझल हो गई। बिट्सी बॉबिन के पैर चलते चलते थक गए थे, इसलिए अब वह मोटे छोटे खच्चर की पीठ पर सवार थी, पीछे की ओर मुंह करके और शैगी और पॉलीक्रोम से बात कर रही थी, जो उसके ठीक पीछे थे। अचानक हैंक आगे की ओर झुका और गिरने लगा और बेत्सी उसके सिर पर गिर जाती अगर उसने खच्चर की झबरा गर्दन को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी जान बचाने के लिए उसे पकड़ न लिया होता। चारों ओर अंधेरा था और वे सीधे नीचे नहीं गिर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे एक खड़ी ढलान पर फिसल रहे हैं। हैंक के खुर किसी चिकने पदार्थ पर टिके हुए थे, जिस पर वह हवा की तेजी के साथ फिसल रहा था। एक बार बेत्सी की एड़ियां ऊपर उड़ी और ऊपर एक ऐसे ही पदार्थ से टकराईं। वे वास्तव में खोखले ट्यूब से उतर रहे थे जो दुनिया के दूसरे छोर तक ले जाता था। रुको, हैंक रुको, लड़की चिल्लाई, लेकिन हैंक ने केवल एक करुण स्वर में कहा कि हाँ, क्योंकि उसके लिए आज्ञा का पालन करना असंभव था। कई मिनट बीत जाने के बाद और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बेत्सी ने हिम्मत जुटाई। वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी, न ही वह कुछ सुन पा रही थी, सिवाय हवा के तेज झोंके के जो उसके कानों से गुजर रहे थे जब वे ट्यूब के साथ नीचे की ओर गिर रहे थे। वह और हैंक अकेले थे या दूसरे उनके साथ थे, वह नहीं बता सकती थी। लेकिन अगर कोई उस समय ट्यूब की फ्लैश लाइट तस्वीर ले पाता तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती। वहां टिकटॉक था, जो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और ढलान से नीचे की ओर सरक रहा था। और वहां ओगाबू की सेना के अधिकारी थे, जो भ्रमित भीड़ में उलझे हुए थे, अपनी बाहें फड़फड़ा रहे थे और अपने चेहरे को खनकती तलवारों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो तेज यात्रा के दौरान आगे पीछे घूम रही थीं और उनकी पहुंच में आने वाले सभी लोगों को घायल कर रही थीं। अब क्वीन इनका पीछा किया, जिसने बैठे बैठे ट्यूब को मारा था और तेजी से उड़ती हुई चली गई, जिससे वह बेचारी महिला पूरी तरह से हैरान हो गई, जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर थोड़ी दूरी पर, लेकिन स्याह अंधेरे में दूसरों की नजरों से ओझल, बेत्सी और हैंक खिसक गए, जबकि उनके पीछे शैगी और पॉलीक्रोम थे और अंत में फाइल्स और राजकुमारी थे। जब वे पहली बार ट्यूब में उतरे तो सभी इतने हतप्रभ थे कि कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन ये यात्रा काफी लंबी थी, क्योंकि यह रास्ता धरती से होते हुए सीधे नोम राजा के राज्य के ठीक सामने की जगह पर जाता था, और अंत तक पहुंचने से बहुत पहले ही साहसी लोगों ने अपने होश संभालना शुरू कर दिया था। ये बहुत भयानक है, हैंक, बेत्सी ऊंची आवाज में चिल्लाई और रानी एन ने उसे सुना और पुकारा, क्या तुम सुरक्षित हो, बेत्सी? मसी, नहीं, छोटी लड़की ने जवाब दिया। जब वह लगभग 60 मील प्रति मिनट की रफ्तार से जा रही हो, तो कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है? फिर कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, महाराज? उससे यह मत पूछो, कृपया मत पूछो, शैगी ने कहा, जो उनकी बातें सुनने के लिए बहुत दूर नहीं था। और कृपया मुझसे भी यह मत पूछो कि क्यों? क्यों? बेत्सी ने पूछा। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई नहीं बता सकता कि हम कहाँ जा रहे हैं, शैगी ने उत्तर दिया, और फिर वह चिल्लाया, आउच! क्योंकि पॉलीक्रोम ने उसे पीछे छोड़ दिया था और अब उसके सिर पर बैठ गया था। रेनबो की बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि बेत्सी ने भी उसकी प्रतिध्वनि की और हैंक ने हल्के और सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा कि हाओ,
मैं भी जानना चाहती हूँ कि हम कहाँ और कब पहुँचेंगे, छोटी लड़की ने आश्चर्य से कहा। धैर्य रखो और तुम्हें पता चल जाएगा, मेरे प्यारे, पॉलीक्रोम ने कहा। लेकिन क्या यह एक अजीब अनुभव नहीं है? यह मैं हूँ, जिसका घर आसमान में है, पृथ्वी के केंद्र से होकर यात्रा कर रहा हूँ जहाँ मैंने कभी नहीं सोचा था। आपको कैसे पता कि हम पृथ्वी के केंद्र में हैं? बेत्सी ने पूछा, उसकी आवाज़ घबराहट के कारण थोड़ी कांप रही थी। क्यों, हम कहीं और नहीं हो सकते? पॉलीक्रोम ने उत्तर दिया। मैंने अक्सर इस मार्ग के बारे में सुना है, जिसे एक बार एक जादूगर ने बनाया था जो एक महान यात्री था। उसने सोचा कि यह उसे पृथ्वी की सतह के चारों ओर घूमने की परेशानी से बचाएगा, लेकिन वह ट्यूब से इतनी तेजी से लुढ़का कि वह दूसरे छोर पर उछल गया और आकाश में एक तारे से टकराया, जो तुरंत फट गया। तारा फट गया? बेत्सी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जादूगर ने इसे बहुत जोर से मारा। और जादूगर का क्या हुआ? लड़की ने पूछा। पॉलीक्रोम ने जवाब दिया, यह कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ता है। रानी एन ने कराहते हुए कहा, यह बहुत मायने रखता है, अगर हम बाहर आकर सितारों को भी मार सकें। चिंता मत करो, पॉलीक्रोम ने सलाह दी। मुझे लगता है कि जादूगर दूसरी तरफ जा रहा था, और शायद वो हमसे कहीं ज्यादा तेज चला गया। यह मेरे लिए काफी तेज है, शैगी ने पॉलीक्रोम की एड़ी को उसकी बाईं आंख से धीरे से हटाते हुए कहा। क्या तुम अकेले ही गिरने में कामयाब नहीं हो सकते थे, मेरे प्यारे? मैं कोशिश करूंगी, इंद्रधनुष की बेटी हंसी। इस दौरान वे तेजी से ट्यूब से नीचे गिर रहे थे, और उनके लिए बात करना इतना आसान नहीं था, जैसा कि आप उनके शब्दों को पढ़कर कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हालांकि वे इतने असहाय थे और अपनी किस्मत के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में थे, फिर भी ये तथ्य कि वे बातचीत करने में सक्षम थे, उन्हें काफी हद तक खुश कर रहा था। फाइल्स और ओज़गा भी एक दूसरे से कसकर चिपके हुए बातचीत कर रहे थे, और युवा साथी ने बहादुरी से राजकुमारी को आश्वस्त करने का प्रयास किया, हालांकि वह उसके कारण और अपने आप दोनों के कारण बहुत डरा हुआ था। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में 1 घंटा बहुत लंबा समय होता है, और 1 घंटे से ज्यादा समय तक वे अपनी भयावह यात्रा जारी रखते रहे। फिर, जैसे ही उन्हें डर लगने लगा कि ट्यूब कभी खत्म नहीं होगी, टिकटॉक दिन के उजाले में बाहर आ गया और हवा में एक सुंदर चक्कर लगाने के बाद एक बड़े संगमरमर के फव्वारे में छपाक से गिर गया। अधिकारीगण शीघ्रतापूर्वक बाहर आए तथा अनेक असम्मानजनक मुद्राओं में सिर पर एड़ियां पटकते हुए तथा जमीन पर पटकते हुए बाहर आए। सेसफ्रास के प्यार के लिए, एक अजीबोगरीब व्यक्ति ने कहा जो बगीचे में गुलाबी बैंगनी फूलों की कुदाल चला रहा था। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? उत्तर में, रानी एन ट्यूब से उतरी, हवा में उड़कर पेड़ों की चोटियों तक पहुंची, और सीधे उस अजीब व्यक्ति के सिर के ऊपर उतरी, उसकी आंखों पर जड़ा हुआ रत्नजटित मुकुट तोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। खच्चर भारी था और बेत्सी उसकी पीठ से चिपकी हुई थी, इसलिए वह इतना ऊपर नहीं गया। सौभाग्य से उसके छोटे सवार के लिए वह अपने 4 पैरों पर जमीन से टकराया। बेत्सी को हल्का झटका लगा, लेकिन उसे चोट नहीं आई, और जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि रानी और अजीब व्यक्ति जमीन पर एक साथ संघर्ष कर रहे थे, जहां वह आदमी इनका गला घोंटने की कोशिश कर रहा था और उसने दोनों हाथों से उसके घने बालों को पकड़ा हुआ था और पूरी ताकत से खींच रही थी। कुछ अधिकारी जब अपने पैरों पर खड़े हुए तो उन्होंने जल्दी से लड़ाकों को अलग किया और अजीब व्यक्ति को रोकने की कोशिश की ताकि वह फिर से उनकी रानी पर हमला न कर सके। इस समय तक शैगी, पॉलीक्रोम, ओज़गा और फाइल्स सभी आ चुके थे और वे उत्सुकता से उस अजीब देश की जांच कर रहे थे जिसमें वे खुद को पा रहे थे और जिसे वे जानते थे कि यह उस जगह से दुनिया के बिल्कुल विपरीत दिशा में है जहां वे ट्यूब में गिरे थे। ये वास्तव में एक सुंदर जगह थी, और ऐसा लग रहा था कि यह किसी महान राजकुमार का बगीचा है, क्योंकि पेड़ों और झाड़ियों के बीच से एक विशाल महल की मीनारें दिखाई दे रही थीं। लेकिन अभी तक उनका स्वागत करने वाला एकमात्र निवासी वही अजीबोगरीब व्यक्ति था जिसका उल्लेख अभी किया गया है, जिसने बिना किसी प्रयास के अधिकारियों की पकड़ से छुटकारा पा लिया था और अब अपनी आंखों से क्षतिग्रस्त मुकुट को खींचने की कोशिश कर रहा था। शैगी, जो हमेशा विनम्र रहता था,
ने उसे ऐसा करने में मदद की और जब वो व्यक्ति मुक्त हुआ और फिर से देखने लगा तो उसने स्पष्ट आश्चर्य के साथ अपने आगंतुकों को देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने आश्चर्य से कहा, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ कैसे पहुँचे? बेत्सी ने उसे उत्तर देने की कोशिश की, क्योंकि रानी एन उदास और चुप थी। मैं ठीक ठीक नहीं बता सकती कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुझे उस जगह का नाम नहीं पता, लड़की ने कहा, लेकिन हम यहाँ हॉलो ट्यूब के जरिए आए हैं। कृपया इसे खोखली ट्यूब मत कहिए, अजीबोगरीब व्यक्ति ने चिढ़कर कहा। अगर यह ट्यूब है, तो यह निश्चित रूप से खोखली होगी। क्यों? बेत्सी ने पूछा। क्योंकि सभी ट्यूब इसी तरह से बनाई जाती हैं। लेकिन ये ट्यूब निजी संपत्ति है और किसी को भी इसमें गिरने की मनाही है। हमने ये जानबूझकर नहीं किया, बेत्सी ने बताया, और पॉलीक्रोम ने आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि नोम राजा रगगेडो ने हमें उस ट्यूब से नीचे धकेल दिया था। हाँ, रगगेडो, क्या तुमने रगगेडो कहा? आदमी बहुत उत्साहित होकर चिल्लाया। यही तो उसने कहा था, शैगी ने उत्तर दिया, और मेरा मानना है कि वह सही है। हम नोम राजा पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, जब अचानक हम ट्यूब में गिर गए। तो फिर आप रगगेडो के दुश्मन हैं? अजीब व्यक्ति ने पूछा। बिल्कुल दुश्मन नहीं, बेत्सी ने कहा, सवाल से थोड़ा हैरान होकर, क्योंकि हम उसे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन हमने उसे जीतने के लिए शुरुआत की थी, जो उतना दोस्ताना नहीं है जितना हो सकता था। सच है, आदमी ने सहमति जताई। वो कुछ देर तक सोच समझकर उनमें से एक को देखता रहा और फिर उसने अपना सिर कंधे पर घुमाया और कहा, आग और चिमटे की परवाह मत करो, मेरे अच्छे भाइयों। इन अजनबियों को प्राइवेट सिटीजन के पास ले जाना सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा, ट्यूबकिंस, एक गहरी और शक्तिशाली आवाज ने जवाब दिया, जो हवा से आती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वक्ता अदृश्य था। इस पर हमारे सभी दोस्त उछल पड़े। पॉलीक्रोम भी इतनी चौंक गई कि उसकी जालीदार पट्टियां हवा में बैनर की तरह फड़फड़ाने लगीं। शैगी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। रानी एन बहुत दुखी दिख रही थी। अधिकारी एक दूसरे से लिपट गए, हिंसक रूप से कांप रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्हें उस अनोखे व्यक्ति को और करीब से देखने की हिम्मत मिल गई। चूंकि वह इस असाधारण भूमि के सभी निवासियों का एक प्रकार था, जिनसे वे बाद में मिले, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वह कैसा दिखता था। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन भावशून्य था। उसकी आंखें बड़ी और नीले रंग की थीं और उसके दांत बारीक और बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उसके बाल काले और घने थे और सिरों पर घुंघराले लगते थे। अब तक कोई भी उसके रूप में कोई दोष नहीं ढूंढ पाया था। उसने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था, जो उसकी बाहों को नहीं ढांकता था और उसके नंगे घुटनों से नीचे तक फैला हुआ था। लबादे की छाती पर एक भयानक ड्रैगन का सिर कढ़ाई किया हुआ था, जो देखने में जितना भयानक था उतना ही सुंदर भी था। उसके हाथ और पैर नंगे थे और एक हाथ की त्वचा चमकीली पीली और दूसरे हाथ की त्वचा चटक हरे रंग की थी। उसका एक पैर नीला और दूसरा गुलाबी था, जबकि उसके दोनों पैर जो उसके खुले सैंडल के माध्यम से दिखाई दे रहे थे गहरे काले थे। बेत्सी ये तय नहीं कर पा रही थी कि ये खूबसूरत रंग डाई है या त्वचा के प्राकृतिक रंग, लेकिन जब वह इस पर विचार कर रही थी, तो उस आदमी ने, जिसे ट्यूबकिंस कहा गया था, कहा, मेरे पीछे निवास तक आओ तुम सब लोग। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, यहाँ उनमें से एक और है, ट्यूबकिंस, जो फव्वारे के पानी में लेटा हुआ है। हे भगवान, बेत्सी चिल्लाई, ये टिक टॉक होगा और वह डूब जाएगा। पानी वैसे भी उसकी घड़ी के लिए एक बुरी चीज है। शैगी ने सहमति जताई और एकमत होकर वे सभी फव्वारे की ओर चल पड़े। लेकिन इससे पहले कि वे फव्वारे तक पहुंच पाते, अदृश्य हाथों ने टिकटॉक को संगमरमर के बेसिन से उठाया और उसके बगल में अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उसके तांबे के शरीर के हर जोड़ से पानी टपक रहा था। माँ नी था थैंक्स, उसने कहा, और फिर उसके तांबे के जबड़े आपस में टकराए और वह और कुछ नहीं बोल सका। उसने फिर चलने की कोशिश की, लेकिन कई अजीब कोशिशों के बाद उसने पाया कि वह अपने जोड़ों को हिला नहीं पा रहा है। टिकटॉक की असफलता पर अदृश्य व्यक्तियों की हंसी की गड़गड़ाहट सुनाई दी,
तथा इस अजनबी भूमि में नए आगमन वालों को ये जानकर बहुत असहजता महसूस हुई कि उनके आसपास कई ऐसे प्राणी हैं जो अदृश्य हैं, फिर भी उन्हें स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। क्या मैं उसे खत्म कर दूं? बेत्सी ने टिकटॉक के लिए बहुत दुख महसूस करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि उसकी मशीनरी खराब हो गई है, लेकिन उसे तेल लगाने की जरूरत है, शैगी ने जवाब दिया। तुरंत ही उसके सामने एक तेल का डिब्बा आया, जिसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी आंखों के बराबर में पकड़ रखा था। शैगी ने डिब्बा लिया और टिकटॉक के जोड़ों में तेल लगाने की कोशिश की। मानो उसकी मदद करने के लिए तांबे के आदमी पर गर्म हवा की एक तेज धारा निर्देशित की गई, जिसने उसे तुरंत सुखा दिया। जल्द ही वह मां धन्यवाद कहने में सक्षम हो गया और उसके जोड़ काफी अच्छी तरह से काम करने लगे। आओ, टुबेकिस ने आदेश दिया और उनकी ओर पीठ करके वह महल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। क्या हम चलें? रानी एन ने अनिश्चितता से पूछा, लेकिन तभी उसे एक धक्का लगा जिससे वो लगभग अपने सिर पर आगे की ओर गिर गई, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। जो अधिकारी हिचकिचा रहे थे, उन्हें कई जोरदार लात घूंसे मिले, लेकिन वे नहीं देख पाए कि उन्हें किसने मारा, इसलिए उन्होंने भी बहुत समझदारी से जाने का फैसला किया। बाकी लोग भी काफी स्वेच्छा से उनके पीछे चले गए, क्योंकि जब तक कि वे ट्यूब के माध्यम से एक और भयानक यात्रा पर नहीं जाते, उन्हें उस अज्ञात देश का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए जिसमें वे थे, और सबसे अच्छा यही था कि आदेशों का पालन किया जाए।